वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में वी विल कंटिन्यू विथ मोर प्रॉब्लम्स एंड मोर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज वेल, ठीक है। तो कल हमने देखा कि भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो एनर्जी बहुत सारे फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करती है और एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है। लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होना, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो ये सब तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस चलते हैं। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड बोथ दीज फॉर्मेट्स आर बेसिकली व्हाट, बोथ दीज फॉर्मेट्स आर फॉर्मेट्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी के बेसिकली पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप, ये बोला हो गया था ना। ये वाला भी हो गया था ना, ये नहीं हुआ। ओके चलिए भाई, द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार कितना दिया हुआ है आपको 1500 kg, द मास ऑफ द कार। तो आपको मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1500 kg, ठीक है। वेलोसिटी को भाई साहब आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्रिश वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किलोमीटर पर आवर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं क्या बोल रहा है 9.8 कहाँ से आ गया पांडे जी, 100 कहीं से भी उठ के आ गया ये 5/18, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर को 30 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 9 18, 2 15 30, 15 5 और भी करेगा ना, 3 3 9, 3 5 15। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 25/3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 60 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। दिस इज हाउ मच 60 इंटू 5/18, दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 50, 6 3 18, 6 10 60। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। ओके, वर्क डन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका रिटार्डिंग फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो धक्का मार के ही आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरे में आपने क्या किया था, इससे पहले में आप रिटार्डिंग फोर्स था आपका, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका वर्क डन विल बी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी हाउ मच, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। यहाँ से आप हाफ m को कॉमन निकाल लीजिए, v2 माइनस v1 कर दीजिए, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हाफ m की वैल्यू डाली कितनी है यहाँ पे 1500 kg, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 1500 kg। v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 50/3 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 2500/9 माइनस 625/9, ठीक है। कितना हो गया ये, हाफ इंटू 1500 इंटू ये हो गया कितना भाई साहब आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका जूल्स, ठीक है। सो दिस विल बी 1500 इंटू 2500 माइनस 625 कीजिए कितना आ जाएगा, 5 + 5 10, 9 से 2 गया भाई साहब, नहीं 8, 5 से 8 + 6 14, ये आ रहा है सही 1885, 5 + 5 10, 8 + 1 9 10, नहीं आएगा ना भाई साहब, 7 आएगा है ना, 1875 आ जाएगा। 5 + 5 10, 2 + 1 3, 7 + 3 10, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 1 + 1 2, 1875, ठीक है। तो आपका कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 750 हो गया, ये 750 इंटू 1875 भाई साहब कर लो कोई फटाफट, कितना, हाँ अपॉन 9, ठीक है। 750 तो 1875, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 8 21, ये 9 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, लेकिन 3 3 9, 3 6 18, 3 25 75, 3 ये जाएगा भाई साहब, 3 25 75, तो 250 इंटू 625 कर लीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 250 इंटू 625, क्विक कितना है 156
250 यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल्स, ठीक है। दैट्स अ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे भाई साहब यूनिट आ जाएगा आपका जूल्स में, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर पर आवर को आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करते हुए किस में कन्वर्ट किया है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 25/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी आप क्या करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई 5/18। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 50/3। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 1500 kg। So to find work done will be equal to half mv² माइनस, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे आप v2² माइनस v1² भी लिख सकते हैं। तो हाफ हेम को आपने कॉमन निकाला, v² माइनस u² कर रहे हैं, हाफ इंटू 1500 इंटू 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 750, 2500/9 माइनस 625/9। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1875/9। तो आपको कितना आ गया, कितना ही आता ना, 156,250, ठीक है। सो 156,250 जूल्स विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 156,250 जूल्स। फ्री फॉल, बेसिकली व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज बेसिकली द फॉल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, इफ यू आर जस्ट ड्रॉपिंग अ बॉडी विदाउट अप्लाइंग एनी एडिशनल फोर्स टू इट, इट इज नोन एज फ्री फॉल। व्हेन यू आर जस्ट ड्रॉपिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को आपने भाई साहब ऊपर से ड्रॉप कर दिया है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो इसका मतलब इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जितना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, हर बात पे हंसी क्यों आती है, कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, उससे ज़्यादा तू हंस रहा है। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सीरियस हियर, बट एटलीस्ट अगर कोई बेवजह हंस रहा है ना, तो इधर कुछ प्रॉब्लम है फिर। फ्री फॉल, तो फ्री फॉल इज व्हाट, अ बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रीली, no additional amount of force is basically applied to make the body fall, ठीक है। तो ये the body is just falling under gravity, तो force acting on the ball क्या हो जाएगा, gravitational force। the force which is acting on a body during free fall is just gravitational force। what kind of acceleration will it produce? कुंज सिंह, अभी से भाई साहब आपके उबासियाँ आ रही हैं, हाँ, जुम्मा अभी आए हैं आप, अभी क्लास चालू हुआ है, बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? तिवारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जितना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी, अरे भाई साहब ये सब आप कर चुके हैं, मेरे पास एक बार उधर एक बार, स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी, काव्या, इनिशियल वेलोसिटी इन फ्री फॉल विल बी 0। एक्सीलरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू, पांडे, अरे 10 मीटर नहीं, जी होगा, जी, ठीक है। मतलब जो भी जी की वैल्यू होगी 9.8 या 10, वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, आपका कभी भी फ्री फॉल में ये अप्लाई हो ही जाएगा। एक हाथी को आप गिराएं या एक छोटे से बॉल को गिराएं, ठीक है, दीज आर थिंग्स विच विल बी एप्लीकेबल। फ्री फॉल में कंडीशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा होगी 0 और आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, जी, ठीक है। इसके बाद आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी जस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल पे एक्ट करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। अभी हम बात करेंगे एयर रेजिस्टेंस की। जब आपकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना, तब एयर रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, या आप जब बहुत हल्के होते हैं तब एयर रेजिस्टेंस लगता है। तो एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप एयर रेजिस्टेंस को समझेंगे, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है भाई साहब, जब कोई बॉडी एयर से मूव होती है तो रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। समझ लो भाई साहब, हमने यहाँ पे एक स्विमिंग पूल रखा हुआ है और इस स्विमिंग पूल में हमने यहाँ पे पांडे जी को खड़ा कर दिया है और पांडे जी भाई साहब गिर रहे हैं, तो विल ही बी हर्ट? सो लॉन्ग एज देयर इज वाटर इन द स्विमिंग पूल ही विल नॉट बी हर्ट। द मोमेंट देयर इज नो वाटर ही विल बी हर्ट, ठीक है। तो वाटर में जाने से चेंज क्या हो गया, हाइट तो चेंज हुई नहीं उसकी भाई साहब, जिस हाइट से वो जंप कर रहा है वो तो चेंज हुआ नहीं, तो चेंज क्या हो गया है? द ओनली चेंज दैट हैज हैपेंड इज व्हेन ही इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड देयर इज अ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन हिम, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। उस फ्रिक्शन की वजह से जब पांडे जी इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे लैंड अप होते हैं तो उनकी स्पीड जो है तो कम हो जाती है,
ठीक है, द स्पीड विथ विच ही विल स्ट्राइक द ग्राउंड और मे बी टच द ग्राउंड विल बी वेरी लेस, दैट विल नॉट ब्रेक हिज बोन्स, ठीक है, बट इफ देयर इज नो वाटर देन डेफिनेटली दैट विल रिजल्ट इन अ मेजर एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो इसीलिए जब भी हम किसी फ्लूइड से गुजरते हैं, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जैसे ये एटमॉस्फेयर भी एक फ्लूइड है, व्हेन यू आर मूविंग थ्रू एन एटमॉस्फेयर देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ में कोई रॉक अगर आ रहा होगा मेटियोर, द मोमेंट इट क्रॉसेस द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतना ज़्यादा भाई साहब इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है कि वो गर्म हो जाता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली देयर इज अ फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग ऑन इट। आप भाई साहब हाथों को ऐसे रगड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि देयर इज बेसिकली अ फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग, द मोमेंट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन क्रिएट्स एन एनर्जी लॉस। फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। कोई भी गाड़ी बहुत देर से चल रही होगी, आप उसके बोनट पे हाथ रखेंगे गर्म रहेगा। कोई भी बाइक बहुत देर से चल रही होगी तो इफ़ यू फील दैट इट विल बी हॉट, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ही अंदर गियर्स हैं जो एक दूसरे पे घिस रहे हैं भाई साहब जब तक वो गाड़ी चल रही है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ हीट, ये भाई साहब हीट में इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब ये कोई मेटियोर है, कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई बेसिकली यू नो सम स्पेशल बॉडी है, बहुत बड़ा रॉक है, और जब वो अर्थ की तरफ जा रहा है तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए जाएगा, और एटमॉस्फेयर बेसिकली एक टाइप का क्या है? फ्लूइड है, इट इज़ बेसिकली अ गैस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को जब वो क्रॉस करेगा देयर विल बी अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी जनरेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, और इस फ्रिक्शन से बेसिकली होगा क्या? इसमें भाई साहब बहुत लॉस ऑफ हीट होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी हीट के चलते वो इतना गर्म हो जाएगा कि भाई साहब ब्लास्ट हो जाएगा। इट विल बी ब्लास्टिंग ऑफ इनटू वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में वो भाई साहब एकदम सैंड के जैसे टुकड़ों में वो बट जाएगा, और सैंड भाई साहब हार्मलेसली अर्थ के ऊपर गिरेगा, सो देयर विल बी नो इम्पैक्ट, ठीक है। अगर इम्पैक्ट हो गया तो वही होगा जो आपके जुरासिक पार्क में हुआ था, मतलब जुरासिक एज में जब डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे तब कोई मेटियोर आया था, और वो बहुत बड़ा मेटियोर था, जिसने जब अर्थ को स्ट्राइक किया तो अर्थ की टेम्परेचर भाई साहब इतनी बढ़ गई कि सारा जो भी डायनासोर की स्पीशी है वो लुप्त हो गई, they were not able to survive that high temperatures, ठीक है। so that is what has might have happened, that's what we predict, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दो चीज़ें लगती हैं जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, एक लगता है भाई साहब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा लगता है आपका एयर रेजिस्टेंस। जब तक आपको आपके ज़्यादा करके सवालों में भाई साहब दिया रहेगा नेग्लेक्ट एनी काइंड ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ज़्यादा करके सवालों में अगर नहीं दिया है तो एयर रेजिस्टेंस के फोर्स को आपको माइनस करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से आपके एयर रेजिस्टेंस के फोर्स को माइनस करना है, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? जब आप एयर रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, जब आप ऐसे ही गिर रहे हैं बहुत हाई फॉल से, तो बहुत कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। पैराशूट से आप आराम से लैंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैराशूट भाई साहब एयर रेजिस्टेंस को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है, उसने अपना सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ गया, एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपकी वेलोसिटी धीमी हो गई और आप सेफली लैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे अगर आप छाता लेकर आ रहे होंगे किसी दिन, ठीक है, बारिश अगर सीधा गिर रही होगी तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत हवा चल रही होगी तो आप भीग ही जाएंगे, क्योंकि भाई साहब वो एयर चलेगा तो भाई साहब ये ऐसा हो जाएगा छाता, और फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा भाई साहब, आप भी भीग जाओगे, ठीक है, और छाता भी जाएगा, ठीक है। तो ये एयर रेजिस्टेंस बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस अगर आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो देन यू डोंट अप्लाई, ठीक है। जनरली आपको प्रॉब्लम्स में एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बट एनी फ्री, अरे तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट, एनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी will have a gravitational force acting on it, and the same time any freely body will be having an air resistance acting on it as well, ठीक है। दोनों भी चीजें इस पे एक्ट होंगी। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, ठीक है, अ बॉल विच इज बेसिकली ड्रॉप, क्या हो जाएगा भाई साहब? ग्रेविटेशनल फोर्स। when the body falls towards the earth under the influence of earth's gravity alone, its motion is called free fall, ठीक है। इसके मोशन को हम फ्री फॉल बोलते हैं। महाराष्ट्र में एक किला है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट किला, वहाँ पे अगर आप पहाड़ के ऊपर जाते हो, कोई भी चीज़ फेंकोगे ऊपर चली जाएगी, आप पानी की बोतल से पानी पीकोगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वाई इज इट हैपनिंग? कोई जादू नहीं है, दरअसल उस किले का या उस पहाड़ का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि एयर ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रहा है, ठीक है, एयर ज़्यादा करके ऊपर की तरफ जा रहा है। जब आप भाई साहब समझो अभी आपके माउथ में एयर है,
जब आप एक छोटे से उसमें से एयर निकाल रहे हो तो बहुत ज़ोर से आ रहा है ना। आप अपने किसी ने अगर साइकिल का ट्यूब खोल दिया मतलब, तो बहुत ज़ोर से एयर आएगा वहाँ से, आपने अपार्चर को छोटा कर दिया। तो एक्चुअली वो क्या हो गया है, ऐसे माउंटेन्स हैं, ऐसे माउंटेन्स हैं, अभी इस माउंटेन में जो एयर आ रहा है वो बहुत स्मॉल सा अपार्चर मिल रहा है उसको, और इसीलिए बहुत ज़ोर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, वैसे नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, खैर मैं बता देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया को आप जितना कम करेंगे, एरिया को आप जितना कम करेंगे प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एरिया जो है एयर के लिए बहुत कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सबसे ऊपर आता है। इतना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस हो जाता है कि किसी भी चीज़ को आप अगर वहाँ से ड्रॉप करोगे, ज़्यादा करके उसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की। खुद को मत ड्रॉप कर देना, लेकिन अगर पानी, पेपर, कुछ भी आप ड्रॉप कर रहे हो तो वैसा वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो व्हेन द बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Earth's gravity alone, its motion is called free fall। इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। आर वी क्लियर, 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 ओके ओके ओके, ठीक है। इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। तो टोटल एनर्जी, देखिए एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो समझ लो भाई साहब, ये कोई मास, कोई बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज एट अ हाइट h। ठीक है, तो ये आपका मास m है और ये कितने हाइट पे है भाई साहब, h हाइट पे है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, आई तिवारी कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? तब से तू उसको देख रहा, पता नहीं क्या देख रहा है, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी इसका? ओए कुंज, तुम्हारे ध्यान को 1-2 घंटे के लिए यहां पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? घर पे तो रहता नहीं है, आप इतने चंचल हैं, यहां पे बैठते ही आप पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या खुसर चल रही, क्या आपके जीवन में से मिस हो रहा है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पीपल। एक बहुत रैशनल सा क्वेश्चन है, कौन से मजा या मस्ती से तुम मतलब ऐसी है कि तुम मतलब डिलीट हो जा रहे हो वहां से? कौन सा बहुत बड़ा मजाक आपके जीवन में हो रहा होगा? और इन मजाकों पे जितना ध्यान आपका रहेगा, अल्टीमेटली जीवन मजाक बनता जाएगा। 2 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, इस चीज़ों को समझना है, आपका आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ना, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि टॉपर का अटेंशन लेवल हाई होता है। अटेंशन लेवल व्हेन ही इज इन अ क्लास, अटेंशन लेवल व्हेन ही इज इन स्कूल, अटेंशन लेवल व्हेन ही इज रीडिंग सेल्फ स्टडी, और इसी की वजह से वो आगे निकल जाता है। आपका हर जगह पे अटेंशन लेवल कम है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ऑब्वियसली कम रहता है, जब आप क्लास में होते हैं, जब आप स्कूल में तो तब भी कम रहता है। यही एक चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है, बाकी हाथ पाँव दिमाग सब एक ही है। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस आउट देयर। टॉपर का दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है, टॉपर आपका भाई साहब अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर रहा है। आपके अटेंशन लेवल्स बहुत वीक है, बहुत वीक है। आपका अभी देखो कितना टाइम हो गया है, इट्स लाइक वी हैव स्टार्टेड एट अराउंड भाई साहब 35 मिनट्स और हो गया है, अभी तक लोग सेटल डाउन नहीं हो पाए, अभी तक लोग सेटल डाउन नहीं हो पाए, अभी भी बाहर ही हैं, आधे का दिमाग ही बाहर है। आपके फेसेस से पता चलता है मुझे। और ये मैं आपको डांट फटकार नहीं रहा हूँ, आपको भाई साहब समझा रहा हूँ कि ये आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाला। अगर आप इस बरसात में अपने घर से निकलकर यहाँ तक आए हैं, आपने अपने लाइफ का रिस्क तो लिया है ना भाई साहब। बिजली गिर सकती है आपके सर के ऊपर, कोई पेड़ गिर सकता है करके आपके ऊपर, इतना रिस्क तो आपने लिया है ना। स्कूलों की छुट्टी हो गई, आज हो गई, राइट? सो इफ यू हैव टेकन दैट अमाउंट ऑफ रिस्क टू कम हियर, माइट एज वेल मेक यूज ऑफ दैट। वो एक है भाई साहब, इसकी हंसी रुकती नहीं है, पता नहीं बाजू वाला थोड़ा ऐसा ऐसा भी करेगा तो उसको हंसी आ रही है। आई कांट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो फीबल माइंडेड। आपका ह्यूमर का ना मतलब लेवल इतना नीचे गिरा हुआ है, आपको अगर ज़मीन के नीचे रखा जाए ना किसी घर में और ऊपर वाले को गुदगुदी हो रही तो आपको हंसी आ जाएगी। ऐसा है, पता नहीं कौन सा फ्री फॉल हो रहा है वहां पे। मास है m और भाई साहब हाइट है h, क्या होगा इसका एनर्जी? देख रहे हैं, चैप्टर खत्म होने की कागार पे हैं। यही है, ये दिस इज अ टेस्टिमनी ऑफ योर अटेंशन लेवल्स, दिस इज अ टेस्टिमनी ऑफ योर अटेंशन लेवल्स। आप बताइए, एक ब्लैक बोर्ड पे अगर इन्हीं चीजों को मैं समझा रहा होता और यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसमें जहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन मिल रहा है, चीज़ों को आप देखकर थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस कर सकते हो, अगर उसका एडवांटेज भी नहीं ले सकते तो क्या खाक आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का एडवांटेज लेंगे?
what formats of education are you suited to? Question yourself. किस फॉर्मेट में आपको एजुकेशन दिया जाए कि चीजें यहां पे हो ही नहीं सकता ना भाई साहब, फॉर्मेट चेंज करके कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे आपका अटेंशन लेवल ही जीरो है। अभी हम चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करने के कागार में, 75% ऑफ द चैप्टर इज डन। मैं आपसे पूछ रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ द क्राउड इज नॉट अवेयर ऑफ इट, बिकॉज इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 minutes to 1 hour for you to settle down from your nonsense things that you are doing outside. MGH भाई साहब कितनी बार पूछा जाएगा इसको, MGH कल हमने इसको डिराइव भी किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी सिंपल MGH, हमने कल इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। U इज इक्वल टू 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब 0, क्यों, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है। सो एट अ पॉइंट A काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो गई, हाफ mv², एट अ पॉइंट A हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई साहब MGH। तो बताइए पॉइंट A पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी नचिकेत, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो मुझे बताइए एट अ पॉइंट A व्हेन द बॉडी हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अ हाइट h, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, 0। कहां है भाई साहब, तो स्टार्ट किया है तो क्या, 0 इज करेक्ट आंसर, बट स्टार्ट किया तो क्या, हाँ तो क्या सही है आंसर, तुम सही आंसर को सही चीज से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट एक्सेलरेशन, हाँ वही बोलने वाले थे, हाँ वही तो होगा, सेम क्राउड सेम आंसर। आरुष ठीक से बोलो, तुमको आंसर को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। वेलोसिटी 0 है ना भाई साहब, तुम बोल रहे हो बॉडी रेस्ट पे है, प्रॉपर तरीके से बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी इसकी 0 है, तो हाफ mv² मतलब हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, तो क्या दे देगा आपको काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो गया mgh, तो ये हो गया आपका 0। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी हाउ मच, पोटेंशियल एनर्जी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है खासकर आप लोगों के लिए, आपके बहुत बार रेपिटेशन देखा है मैंने इस सवाल का, ठीक है। टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, तो एट पॉइंट A व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी mgh, ओके। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब mgh प्लस 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई mgh। अभी समझ लो हम नीचे जा रहे हैं, मतलब ये बॉडी इज गोइंग डाउन, सो नाउ द बॉडी इज एट अ हाइट, ठीक है, ये भाई साहब पूरा हाइट कितना है h है, तो बॉडी यहां तक पहुंची है, मास m, ठीक है, और नाउ लेट द बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ पॉइंट A टू B थ्रू अ डिस्टेंस x। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई साहब यहाँ पे, इट हैज कवर्ड डिस्टेंस x, ठीक है, द बॉडी हैज फॉलन एंड इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस x। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी नाउ, भाई चरायू, मैं हाइट जानने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, why am I trying to ask you about the height of the body from the ground now? अप्लाई नहीं कर रहे हो भाई साहब आप लोग, बिल्कुल भी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे था पूरा h, यहाँ पे हुआ x, तो हाइट कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। ये पूरा हाइट कितने का है भाई साहब, h का है, दिस इज डिस्टेंस x ट्रेवल्ड, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। तो पॉइंट B पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, दैट x। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं यार, थोड़ा तो समझ के बोलो। ओए शीतल क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है सही ना, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई साहब क्या क्या, ओए पांडे कुंज, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, m इंटू जी इंटू हाइट, m इंटू जी तो सेम ही रहेगा, m उसका जो है और एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इट विल बी सेम। हाइट अभी कितनी है बॉडी की,
एच माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m इंटू जी इंटू हाइट, हाइट हो गया अभी h माइनस एक्स, बस खत्म ना भाई साहब, एम जी एच माइनस एक्स, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो यहाँ पे आप मास तो बॉडी की चेंज होगी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी भाई साहब चेंज नहीं होगी, ठीक है, जो चेंज हुई है उसकी वो है हाइट। इस पे भाई साहब कितने हाइट पे था, h हाइट पे था, अभी भाई साहब जब यहाँ पे आया है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, तो अभी कितने हाइट पे है भाई साहब, h माइनस एक्स हाइट पे है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, एम जी एच माइनस एक्स, विच इज एम जी एच माइनस एम जी एक्स, क्लियर, ठीक है। सो नाउ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी थ्रू अ डिस्टेंस x, ठीक है, ओके। सो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब एट पॉइंट बी, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई साहब क्या होता है देखो, v स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a है, u की वैल्यू, क्योंकि ये भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0 है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, व्हाट विल बी a विल बी इक्वल टू g, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ पे, x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्लियर है, यू हैव ट्रैवल बाय अ डिस्टेंस x, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 0 प्लस 2g, और ये हो गया आपका x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, मतलब यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है, और इस v का वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं भाई साहब, हाउ कैन वी गिव द वैल्यू ऑफ दिस v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gx, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं भाई साहब, द बॉडी हैज ट्रैवल्ड थ्रू अ डिस्टेंस x, तो इस x के जगह पे कितना आ जाएगा, सॉरी s के जगह पे कितना आ जाएगा, इस x के जगह पे आ जाएगा भाई साहब x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी g, तो ये g हो गया, u आपका 0 है, तो आपका v स्क्वायर कितना हो गया 2gx, तो मुझे बताओ अभी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, है तिवारी, एट पॉइंट बी व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, देख रहे हैं भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अजिकेत, नहीं काइनेटिक एनर्जी 2gx होगी, हाँ, हाफ m इंटू 2gx, कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का भाई साहब फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर, इन्होंने बोला हाफ m 2gx, हमने अभी निकाला भाई साहब v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 2gx है, तो ये हो जाएगा हाफ m 2gx, ये हो जाएगा भाई साहब काइनेटिक एनर्जी, इसको कैंसिल कर दो, 2 और 2 कैंसिल, तो कितना आ गया mgx, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो गया बोलो mgx, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी आपने कितना निकाला था, अभी आपने कितना निकाला था भाई साहब mg इंटू h माइनस एक्स निकाला था, विच इज हाउ मच mgh माइनस mgx, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाउ मच mgx, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज हाउ मच mgh माइनस mgx, ये भाई साहब हो गया कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना mgh, तो आप देखो ए पे आपका टोटल पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितना था mgh, बी पे भी आपका टोटल एनर्जी कितना आ गया भाई साहब mgh, क्लियर है, क्लियर, सो वी विल गो डाउन नाउ, और वहां पे ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आपका a हो गया, s हो गया इक्वल टू x, सो हेंस ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, तो आपका vb का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट b, इसका भाई साहब कितना आ गया 2gx, अभी आप काइनेटिक एनर्जी को अगर फाइंड आउट करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर मतलब हाफ इंटू m इंटू 2gx, सो व्हाट विल यू गेट पीपल mgx, क्लियरम, ठीक है, ओके, तो अभी आप टोटल एनर्जी भाई साहब आपका पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ही लिया, यहाँ पे कितना है mg इंटू h माइनस एक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आप करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू mgh माइनस एक्स प्लस mgx, ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका 3 से 4 मार्क्स का सवाल बनता ही बनता है आपके बोर्ड में, तो खास कर देखा है मैंने स्टेट बोर्ड में ये सवाल आता ही आता है, बहुत बार रिपीटेडली मैंने देखा है, mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये भाई साहब कैंसिल, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई
टोटल एनर्जी हो गई mgh। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी भाई साहब कितना था mgh, मिडिल पॉइंट या कहीं भी by traveling at certain distance x, what has the potential or rather the total energy at point b become same mgx. Now we have to calculate what is the total energy of the body at c. तो इसके लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। द बॉडी रीचेस द ग्राउंड एट सी, टेल मी मिस्टर तिवारी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट सी। जल्दी जल्दी कुंज, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पांडे? अरे भाई साहब सिंपल तो चल रहे हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh और काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? ए काव्या, उन्होंने बोला अभी पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो एट पॉइंट सी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? अरे बाप रे बाप, अटेंशन लेवल देखो नचिकेत। अरे mgh तो हुआ, ये तो फॉर्मूला है। मुझे बताओ जब बॉडी सी पे पहुंच गई है उसका मास कितना है? m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? वही रहेगा g, h कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब देखो ना, यहाँ पे h, यहाँ पे h माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h रहा क्या? हाइट है क्या बॉडी का? भी नहीं है, तो h क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अरे भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। ठीक है। जब आप ग्राउंड पे पहुंच चुके हो तब आपका ग्राउंड से हाइट कितना है? अभी अगर आपको मैं पूछूं आपका ग्राउंड से हाइट कितना है, आप क्या बोलोगे? 0। आप ग्राउंड को टचिंग बैठे हो भाई साहब, आप ग्राउंड को टचिंग खड़े हो। अगर आपने भाई साहब कोई एरोप्लेन से जा रहे हैं तब आपका ग्राउंड से हाइट बनता है, या पैराशूट से लैंडिंग करें तब आपका ग्राउंड से हाइट बनता है। व्हेन यू आर अबव द ग्राउंड, राइट नाउ यू आर नॉट अबव द ग्राउंड, यू आर वेरी मच टचिंग द ग्राउंड। सो आपका ग्राउंड से हाइट कितना हो जाएगा? तो ये हो गया mg, इसी बॉडी का ग्राउंड से हाइट कितना हो जाएगा? सिंस इट हैज टच्ड द ग्राउंड इट विल बी 0। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम इतना रगड़ रगड़ के भाई साहब पढ़ रहे हैं। ठीक है। दिस डेरिवेशन वुड नॉट हैव टेकन मोर देन 5 मिनट्स, बट द प्रॉब्लम इज योर अटेंशन लेवल। आई डोंट नो हाउ इट इज डाइवर्टेड एंड डाइग्रेस्ड। ठीक है। ओके, तो बताइए भाई साहब यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? एट पॉइंट सी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? 0। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई भाई साहब? एट पॉइंट सी, PE एट सी, दिस विल बी 0। मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या लगेगा आपको? हाफ mvc का स्क्वायर लगेगा। ठीक है। ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब इस वाले, इसको बीच के इस b को भूल जाओ। द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट वेर इन इट्स इनिशियल वेलोसिटी वॉज हाउ मच? u was equal to 0. what was its acceleration? what was its acceleration? a की वैल्यू कितनी थी भाई साहब? g। ठीक है। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 0 कैसे होगा? कौन बोला 0? बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है भाई साहब? यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? h। ठीक है। अभी अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो आपका वेलोसिटी vc का स्क्वायर क्या हो जाएगा? u का स्क्वायर कितना हो गया बोलो? u कितना है यहाँ पे? 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू कितनी? g। ठीक है। ओके g। और बोलो भाई साहब s की वैल्यू कितनी? h। ठीक है। दिस विल बी बेसिकली h। ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? vc की स्क्वायर क्या हो गई? 2gh। मतलब वेलोसिटी c पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2gh। अब मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी एट c कितना हो जाएगा? शरायु, काइनेटिक एनर्जी एट c, उस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। चलो, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे vc स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m, vc का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मिस्टर NHPS, vc का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
अरे निकाला तो है यहाँ पे 2GH, 2GH। चश्मे से भी नहीं दिख रहा है भाई साहब, तो भेज देना चश्मा, ठीक है। तो हाफ m और ये हो गया v स्क्वायर, कितना है 2GH, कैंसिलम कितना हो गया mgh। तो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बच्चा बॉडी कितना हो गया mgh। मुझे बताइए टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। Tell me what is the potential energy that you have calculated? You have just seen that potential energy at point C is 0, ठीक है, and kinetic energy at point C is how much 2GH, ठीक है, सॉरी mgh, ठीक है mgh। तो ये कितना हो जाएगा, this will be mgh। तो अगर आप देखोगे पॉइंट A पे भी टोटल एनर्जी कितनी है mgh, पॉइंट B पे भी टोटल एनर्जी कितनी है mgh, और पॉइंट C पे भी आपकी टोटल एनर्जी कितनी है mgh। मतलब आपका टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। नहीं, टोटल एनर्जी mgh नहीं होता है, अलग अलग बॉडीज की। अभी ये देखो, जैसे ये बॉडी भाई साहब ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई बॉडी को अगर आप ऐसे थ्रो कर रहे होगे, जैसे आपने तीर आपने ऐसे किया, तो उसमें भाई साहब mgh अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट नेवर चेंजेस, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। टोटल एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है। तो हम आते हैं भाई साहब टोटल एनर्जी एट C के कैलकुलेशन में, ठीक है। सो आपका C का एट पॉइंट C अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई साहब, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, मात्र थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, नो वन कैन फील मेक यू फील इंटीरियर विदाउट योर कंसेंट। अच्छा जी, पता नहीं किस चीज का कंसेंट चाहिए आपको। हाँ भाई साहब, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सूरज आए हो इस धरती पे, आओ तुम्हारा अभिनंदन करते हैं हम, आओ बेटा कहाँ लेके चले तुम्हें। हाँ, अरे भाई साहब बोल रहा चुप, हाँ सबको बोला मैंने, तुमको नहीं चुप बोला। हाँ हाय हाय, हमने सोचा था भाई साहब कली निकली है, अभी फूल निकलेगा। हाय कुंज, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अरे भाई साहब यहाँ पे लिखा तो है, देखो भाई साहब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अगर हम दिमागी दौर पे सुस्त नहीं होंगे तो हम नहीं देख पाएंगे, वरना तो भाई साहब अगर आपके, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके पास अगर सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हुआ है एग्जाम के टाइम पे और टीचर क्लास में नहीं है या टीचर अंधी है, तो भी आप चीटिंग करके पास नहीं हो सकते। इसका मतलब तो यही हो गया ना भाई, आंसर लिखा तो है भाई साहब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं याद है तो भी देखकर बता सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, कैसे नैया पार होगी भाई साहब आपकी, कैसे, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, u स्क्वायर प्लस 2s। u की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू g हो गई, s की वैल्यू हो गई भाई साहब h, ठीक है, s की वैल्यू हो गई h। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो इसका मतलब vc की वैल्यू कितनी हो गई, vc की वैल्यू हो गई 2gh। तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी हाफ m इंटू 2gh, हाफ का 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना आपका mgh, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई साहब mgh। तो एट द ग्राउंड लेवल आपका h का वैल्यू कितना होता है भाई साहब 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, दैट इज 0, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ग्राउंड विल बी 0। तो अगर हम टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं विच विल बी अगेन a sum of potential energy and kinetic energy, so we will get 0 plus mgh, that will be how much our people are, total energy is equal to mgh। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो आप देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है mgh है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो गई भाई साहब, मैक्सिमम
हाफ एम वी का स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। सो जैसे लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात देखेंगे आप, तो टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे उठाओ, यहाँ पे बीच में किसी भी पॉइंट पे या लास्ट पे, द टोटल एनर्जी वैल्यू विल ऑलवेज बी द सेम। So this basically is deriving two things. One, that the total energy is going to remain constant, and the other thing is that the kinetic energy of a falling body will increase and the potential energy will decrease. तो काइनेटिक, देखो अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस तरीके का है भाई साहब, 2 + 4 अगर मैं लिख रहा हूँ 6, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 2 को आपने बढ़ा दिया किसमें, 3 में, और 4 को आपने घटा दिया किसमें, 3 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी घट गया, काइनेटिक एनर्जी भाई साहब आपका बढ़ गया। अभी आपका क्या हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो मतलब आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है और साइमल्टेनियसली पोटेंशियल एनर्जी उतने से ही घटता जा रहा है, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, ठीक है। सो द अमाउंट बाय विच potential energy will decrease in a body will be equal to the amount by which the kinetic energy will increase in a body. इसका ही उल्टा होता है, ये तो फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसका ही उल्टा होगा जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे। जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ग्राउंड पे, किसी वेलोसिटी से हमने उसको लॉन्च किया है, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर किसी मतलब ये इसका बिल्कुल उल्टा होगा अगर आप वर्टिकली किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। सो इन दैट केस योर वेलोसिटी हियर विल बी मैक्सिमम, योर काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी मैक्सिमम, हाउएवर योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। When you have thrown the ball to up this height, your kinetic energy will become zero and your potential energy will become maximum. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. But total energy at every point, तो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है भाई साहब, कांस्टेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, और वाइसा वर्सा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ क्या बोल रहा है, नहीं फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे नहीं, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। देखो ही इज आस्किंग वेदर दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि चलो फ्री फॉल का एग्जांपल नहीं लेते हैं, किसी बॉडी को हम वर्टिकली ऊपर थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई साहब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भाई साहब मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी सेम इक्वेशन बैठेगा। अभी यहाँ पे तो दोनों में, चाहे फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो या बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स हो, इन दोनों में एक आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, जो आपका यूनिवर्स आपका जी है, वो बेसिकली लग रहा है, ठीक है। अगर हम समझ लो लेट्स से ये भाई साहब आपका तीर है, ठीक है, और आप भाई साहब यहाँ पे इसको खींच रहे हैं, तो इसको आप पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। आप जब इसको खींचेंगे तो क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है इसका शेप तो ऐसा था, लेकिन आप उसको भाई साहब खींच रहे हैं तो आप उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। यू आर बेसिकली इम्पार्टिंग अ न्यू शेप टू इट, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी एनर्जी दैट विल डेवलप। अभी देखो कैसा हो रहा है, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, स्ट्रिंग के, वो क्या हो रहे हैं, खिंच जा रहे हैं, है ना, रबर बैंड की तरह वो हर एक मॉलिक्यूल उसका खिंच जा रहा है। तो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ठप, ठीक है, खिंचा हुआ है ना भाई साहब, ये उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है, तो क्या करेगा, ठप करेगा। जैसे ये ठप करेगा तो ये भाई साहब इसको आगे फेंकेगा, ठीक है, दिस विल बेसिकली पुश इट अप। ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, बेसिकली किसी बॉडी को जब आप तोड़ मरोड़ के कुछ और कर देते हैं तो उस बॉडी में एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है, मतलब उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा। किसी प्लास्टिक बॉल को आप पिचकाने की कोशिश करेंगे, पिचकेगा, फिर से ऊपर आएगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, देयर इज अ रेस्टोरिंग फोर्स इन इट विच विल ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और इसी दौरान भाई साहब इसमें फोर्स क्रिएट होगा जिसके वजह से ये तीर आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पे हाइट से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी से भी कोई लेना देना नहीं है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। बट हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अभी इसका अगर आप देखोगे तो इसमें कैसा होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम है। अभी भी आपने इसको रिलीज नहीं किया है, मतलब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, ठीक है। अभी भाई साहब ये बहुत दूर गया, यहाँ पे लेट्स से इसका लास्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस वेलोसिटी विल इंक्रीज,
यहाँ पे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी भाई साहब, मैक्सिमम हो जाएगी, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे से, जैसे अगर आप किसी टॉय को चाबी देते हैं, ठीक है, जब आप उसको चाबी घुमा रहे हैं, तो जब आप चाबी घुमा रहे हैं तो वो आगे जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, टॉय के अंदर होता है भाई साहब ऐसा स्प्रिंग, जब आप चाबी लगाकर इसको घुमा रहे हैं तो ये स्प्रिंग क्या हो जा रहा है, ऐसा टाइट हो जा रहा है। ठीक है, आपके पेन जो आप डॉट पेन यूज़ करते हैं उसमें से रिफिल को निकाल के अगर उस स्प्रिंग को आप ऐसे करोगे और उसको छोड़ोगे तो वो ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो इस स्प्रिंग को हम वाइंड कर रहे हैं बेसिकली। द मोमेंट वी आर वाइंडिंग दिस स्प्रिंग एंड वी लीव इट, व्हाट विल हैपन, इट विल, मतलब पहले के उसमें आ जाएगा और पहले के उसमें आएगा तो इससे कनेक्टेड है इसके व्हील्स, इस टॉय के व्हील्स कनेक्टेड है, तो जब ये घूमेगा तो ये व्हील्स भी घूमेंगी। ठीक है, और इसीलिए वो टॉय आगे जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, बाय वाइंडिंग द स्प्रिंग what have you done, you have increased the potential energy. Now this potential energy will transform into kinetic energy and the toy will go ahead. क्या ये समझ में आ रहा है, जब टॉय अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी घटती रहेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका क्या बढ़ रहा है भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो खेल है वो सिर्फ आपके फ्रीली फॉलिंग बॉडीज या वर्टिकली थ्रोन बॉडीज अपवर्ड्स के में ही एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सारे मैकेनिकल बॉडीज में एप्लीकेबल होगा। आपके गाड़ियों में भी वही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है। So we will now consider examples. Let us see whether these laws are satisfied from day to day lives with the help of examples. ठीक है, law of conservation of energy. अभी देखो भाई साहब, सन है, सन इज गिविंग अस एनर्जी। पिछले एक हफ्ते से हमने सन को देखा नहीं है ना। सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल सोर्स बेसिकली हमको क्या देता है, ये सनलाइट देता है ऑब्वियसली। तो सनलाइट इज टैप्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड, और हमारा फूड चेन बेसिकली वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सनलाइट इज प्रोड्यूस्ड, this sunlight will basically travel and it will be absorbed. ठीक है, does sun energy get converted, क्या सन का एनर्जी भाई साहब कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वही किस में कन्वर्ट हो रहा है, sun's energy is getting converted into what, और कौन यूज कर रहा है ये हीट एनर्जी को, sun's एनर्जी डेफिनेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम भी उस हीट एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अगर ये जो एनवायरनमेंट चल रहा है आपका, अगर पूरे साल रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। विदाउट सन वी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। हाँ, हमारे फूड क्रॉप्स तो इफेक्ट होंगे ही, प्लस हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो डज सन्स एनर्जी गेट कन्वर्टेड, येस, इट्स द इनिशियल एनर्जी एंड दिस इज बेसिकली गेटिंग इनटू फाइनल एनर्जी मोड। इनिशियल एनर्जी भाई साहब फाइनल एनर्जी मोड में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इनिशियल एनर्जी दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फाइनल एनर्जी। ठीक है, so there is heat and light energy. So what is the sun producing? It is producing heat and light energy. The sun is producing continuous amount of heat and light energy. Clear है, दो टाइप के एनर्जीज हमको मिल रहे हैं सन से। ओके, एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम, अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को देखोगे जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, when the bob, basically this is known as the bob, ठीक है, is pulled aside to a point and released, it starts swinging. ठीक है, at positions B and C, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट पे आ जाएगा ना। देखो ये ऐसे गया और ये अपने आप रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे आ गया है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी क्रिश, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसको बंद कर देना प्लीज। व्हेन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे क्या होगी, जीरो। और उल्टा, अगर काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे क्या हो जाएगी भाई साहब, मैक्सिमम। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे इस बॉडी का मोशन रुक गया है तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया है, जीरो। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, जीरो। इसको अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। सो एट पोजीशंस बी एंड सी, मतलब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इट हैज गॉट ओनली एंड ओनली पोटेंशियल एनर्जी, इट डजंट हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ओके,
सो नाउ यहां पे जब ये आता है तो इसका पोटेंशियल, इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। मतलब यहां पे हम क्या बोलेंगे, ओनली काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। कुछ सवाल है? ओके तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो गया, ओनली काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑब्वियसली द पोटेंशियल एनर्जी हैज बिकम व्हाट, जीरो। ठीक है, एकदम भी मन नहीं है। ठीक है, whereas at a position A it has got kinetic energy। पोजीशन A पे भाई साहब क्या है आपका, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे here potential energy is getting converted into kinetic energy and kinetic energy is getting converted into potential energy। किसी भी मोशन होते हुए बॉडी का रहेगा मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी दो ही फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जब भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, जब भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। At zero potential energy kinetic energy will be maximum, at zero kinetic energy potential energy will be maximum। Clear? No new energy is created। इसमें भाई साहब कोई नया एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है। टोटल एनर्जी भाई साहब क्या रह रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो वेल से पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। अभी भाई साहब ये जो हम वेल से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। ठीक है, सो आपका इनिशियल एनर्जी क्या है, ये बहुत नीचे तक गया हुआ है ये रोप, तो आपका मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज इट। ठीक है, फाइनल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल एनर्जी की हम जर्नी को देख रहे हैं। मतलब आपने निकाल लिया है पानी, पहले तो भाई साहब पानी एकदम, मतलब बकेट इसका एकदम नीचे तक रहेगा जहाँ तक पानी का लेवल रहेगा, तो इनिशियल एनर्जी। तो आपने भाई साहब क्या लगाया हुआ है, मस्कुलर एनर्जी, आपने भाई साहब उसको खींचा है, सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ मस्कुलर एनर्जी दैट इज इन्वॉल्वड हियर इन पुलिंग दैट बकेट अप। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी क्या हो रहा है भाई साहब, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखो बकेट ने इतना हाइट गेन कर लिया है, दिस वॉज द लेवल ऑफ वाटर। क्रिश उधर से उठ, यहाँ बैठ। So this has basically gained a height, this is gained a height, और जैसे इसने हाइट गेन किया है इसका क्या हो गया भाई साहब, दिस हैज गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं भाई साहब, अगर हमने यहाँ पे किसी को खड़ा कर दिया और अभी इसको ड्रॉप कर दिया भाई साहब, उसका सर फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी है। आपने एक भारी भरकम चीज को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठाया है, इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस और मूविंग अप इन अ लिफ्ट, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स अप बाय अ सर्टेन हाइट, व्हाट डज इट गेन, इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। हैज दिस बकेट ऑफ वाटर बाय पुलिंग गेन्ड हाइट, यस इट हैज, सो इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी किससे बना होगा भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी से। इनिशियल एनर्जी जो आपने अप्लाई किया है वो क्या है आपका, मस्कुलर एनर्जी, यू आर अप्लाइंग मसल फोर्स आउट हियर। ठीक है, किसी बच्चे को उसको पुल करने बोलोगे वो कर पाएगा नहीं। ठीक है, यू विल नीड अ अडल्ट पर्सन हु हैज गॉट सम अमाउंट ऑफ मस्कुलर एनर्जी इन ऑर्डर टू पुल अप दिस बकेट ऑफ वाटर थ्रू द वेल। ठीक है, ओके, सो यूजिंग अ बैटरी, भाई साहब जब आप बैटरी को यूज करते हैं तो बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर यूजिंग इन अ बैटरी। बैटरी में केमिकल्स होते हैं। ठीक है, बैटरी में भाई साहब होते हैं आपके केमिकल्स, ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सो बैटरी में भाई साहब आपने यहाँ पे क्या किया है, बैटरी को कनेक्ट किया और ये बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, यूजेज ऑफ बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी इन विच फॉर्म्स, तो एनर्जी कन्वर्जन अगर हम देखें भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी आपका क्या है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी आपका किसका है, केमिकल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से लाइट। ठीक है, केमिकल एनर्जी ने किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे बैटरी के अंदर होते हैं भाई साहब केमिकल्स। ठीक है, तो ये केमिकल्स क्या जनरेट करेंगे, दीज केमिकल्स विल जनरेट केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या जनरेट होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या जनरेट हो रहा है, लाइट। ठीक है, लाइट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, सो केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन द बैटरी। यहाँ पे भाई साहब इनिशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल एनर्जी, ये भाई साहब फाइनल एनर्जी फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका, तो आपका क्या फाइनल एनर्जी का फॉर्मेट होगा, लाइट तो होगी और हीट भी होगा। हालांकि आजकल की एलईडी बल्ब्स को आप आराम से टच कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होता है, बहुत ही कम या मिनिमल अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन पहले के बल्ब्स को आप टच भी नहीं कर पाओगे, पहले के बल्ब जो होते हैं वो टंगस्टन से बने हुए होते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी में आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरीली तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मिलेगा आपको, लाइट एंड हीट। ठीक है, तो चार्जिंग अ बैटरी, जब आप बैटरी को चार्ज कर दें, चार्जिंग अ बैटरी कन्वर्ट्स इनटू विच, तो आपका भाई साहब इनिशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्ज कर रहे हो ना, तो आपने चार्जिंग के पॉइंट पे इसको घुसाया हुआ है, ठीक है, तो वहां से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है भाई साहब, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, और इसी केमिकल एनर्जी को आप यूज करते हुए आपके अप्लायंसेस को रन करेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? So these are certain formats in which energy is basically converted. Now what is power? Power is सत्ता, है ना? Power is rate of doing work. Rate of doing work मतलब किस रेट से आप काम कर रहे हैं। जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, टाइम से। इतने टाइम में आपने कितना काम किया, ठीक है। सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। और पावर क्या होता है भाई साहब, आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, कौन बताएगा भाई साहब? हाय पिंकी, व्हाई विल इट बी अ स्केलर क्वांटिटी? देखो 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 भाई साहब, हाय काव्या, एक पैसे का भाई साहब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। कुंज, व्हाई विल इट बी अ स्केलर क्वांटिटी? पहली बात तो बताइए स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, ये नहीं मालूम रहेगा। जिसको डायरेक्शन नहीं होता है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए पहला पड़ाव पास किया हमने। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी इज बेसिकली अ क्वांटिटी विच हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम वर्क डन को स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, या पावर, ठीक है, वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। अभी हम पावर को भी स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर वी कॉलिंग पावर एज अ स्केलर क्वांटिटी? शरायु, अरे भाई साहब पावर क्या है यहाँ पे, वर्क डन अपॉन टाइम है। वर्क डन क्या है, वर्क डन भाई साहब क्या हो जाएगा, स्केलर। और टाइम क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी स्केलर। तो स्केलर का डिवीजन स्केलर से आपको स्केलर ही मिलेगा, ठीक है। सो पावर इन दैट केस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन को हम, हमारा वर्क डन का यूनिट क्या होता है, मात्र वर्क डन का यूनिट क्या होता है? तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है भाई साहब? चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, कल क्या होगा भाई साहब? कल होगा वही, परसों हम इसका नोट्स भेजेंगे, उसके बाद वाले दिन आपका टेस्ट लेंगे, फिर पता नहीं कहा है ये सब। आपने कभी देखा है आपके टेस्ट के मार्क्स, आपने कभी गौर से देखा है? आप जब स्टार्टिंग में होते हो ना, जब आपका कोई एक टेस्ट का प्रेशर नहीं है स्कूल का, तब आपको बड़े गंदे मार्क्स मिलते हैं। और जब आप धीरे धीरे आपके स्कूल के टेस्ट के नज़दीक आते हो, तब आपके मार्क्स थोड़े से इंप्रूव करने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? यू हैव सीन द ट्रेंड, आई विल शो यू द रिजल्ट्स। आप भाई साहब रिजल्ट्स देखो खुद ही, वो आपको व्हाट्सएप मैसेज में ही मिल जाएंगे। जब तक आपका भाई साहब स्कूल से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर का टेस्ट आपको लेता रहूँगा, इन चैप्टर्स का भाई साहब लाइव क्लास लूँगा, वीडियो बनाकर भेजूँगा, नोट्स भेजूँगा, उसके बाद भी जब मैं टेस्ट लूँगा तो आपका भाई साहब स्कोर एकदम खून खराबा वाला स्कोर है। If I take the same chapter test when you are approaching your exams, आपका स्कोर इंप्रूव रहेगा। क्यों? What has changed? प्रेशर बढ़ गया भाई साहब, है ना, अभी एग्जाम के प्रेशर की वजह से। तो यही है, आप फ्री माइंड में आप पढ़ाई करते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जबकि फ्री माइंड में आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और आप ज़्यादा सीखेंगे और जानेंगे भी। और जिस चीज़ को आप जान और सीख लेंगे वो भाई साहब मिटेगा नहीं। आपने साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है, आज से आप 10 साल तक साइकिल मत चलाओ, 10 साल बाद भी आप साइकिल चलाना सीख जाओ, आप भाई साहब चला लोगे। स्विमिंग अगर आपने सीखा रहेगा तो 10 साल बाद भी आप स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि आपने इन चीज़ों को बड़े इंटरेस्ट और फुर्सत में किया है। दैट्स द रीजन यू विल नेवर अनलर्न दीज थिंग्स। जिस चीज़ को आप फुर्सत में करोगे ना, जिस चीज़ को आप बिना प्रेशर में करोगे ना, उस चीज़ को आप हमेशा याद रखोगे, वो इनबिल्ट हो जाएगा आपके अंदर। जिस चीज़ को आप प्रेशर में कर रहे हो ना, वो मतलब कैसा, मतलब गंदगी है, इसको साफ कर रहे हैं भाई साहब, उसको इंटरेस्ट से हम कर ही नहीं रहे हैं। ये आपका जनरल चीज है। आप देखोगे जैसे ही मैं एग्जाम के टाइम पे इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, आप ले देके थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स ला लोगे। मतलब अगर मैं अभी लूं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज अभी आपका फ्री टाइम है। नाउ यू डोंट हैव द प्रेशर ऑफ एग्जाम्स। बल्कि उल्टा चलना चाहिए भाई साहब, फ्री टाइम में ही आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। फ्री टाइम में ही आप फ्री माइंड से उस चीज को पढ़ेंगे, आपका अप्रोच उस सब्जेक्ट में अलग होगा। एग्जाम में तो अच्छा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा ये वर्कशीट दिया टीचर ने, हाँ इन क्वेश्चंस को ढाप लूँ तो भाई साहब नैया पार हो जाएगी, ये सोचते हैं आप, शॉर्टकट सोचते हैं। तब आप चैप्टर को चैप्टर नहीं देखते हैं, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं पास करने की वजह से।
पास करना है आपको, और यही कहानी चलती रहती है। वर्क डन अपॉन टाइम, भाई साहब वर्क डन का यूनिट पूछ रहा हूं, दैट कुड बी द लास्ट थिंग दैट आई कुड आस्क हियर। आपको मैंने कितनी बार बताया है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये हो गया जूल्स। तो पावर इज इक्वल टू भाई साहब जूल्स अपॉन सेकेंड्स, एंड 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट, 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट, और ये होता है भाई साहब यूनिट ऑफ पावर, 1 वॉट। ठीक है, इट इज बेसिकली नेम्ड बाय आफ्टर जेम्स वॉट, हु वाज बेसिकली इनटू पावर के बहुत सारे उन्होंने मशीन्स उन्होंने इन्वेंट किए थे। तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, यूनिट हो गया एसआई में आपका, ये यूनिट क्या है भाई साहब, वर्क डन का जूल्स है, जूल्स पर सेकंड हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ग्स पर सेकंड। ठीक है, इसका आएगा भाई साहब जेम्स वॉट के ऊपर, सो दिस विल बी जेम्स वॉट हु डिजाइन द स्टीम इंजन, जो पावर से होता था। तो वॉट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड, यही ज़्यादा करके यूज होता है। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सो पावर डेवलप्स और यूज्ड इन 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 जूल का जब काम होता है 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, पावर। ठीक है, हाइयर यूनिट्स ऑफ पावर, किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। तो आपका वर्क डन अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, किसने अपने घरों के बिजली के बिल देखे हैं, क्या देखते हैं उसमें, अमाउंट, बस कहां से आया वो अमाउंट, यूनिट। तो ये यूनिट क्या होते हैं, आपने यूनिट देखा है, वो जो बंदा आता है वो एक फोटो निकालता है रीडिंग, और फिर 1 महीने बाद आके फिर से वही फोटो निकालेगा, तो आपने समझ लो उससे माइनस होगा वो। ठीक है, जो मतलब फाइनल रीडिंग है इनिशियल रीडिंग से माइनस होगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, यूनिट्स। नाउ 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट भाई साहब आपका होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको समझिए, आपके यूनिट्स के ऊपर आपको पैसा देना पड़ता है। लेट्स से जितना भी आपका यूनिट्स का प्राइस होता है, जैसे आप, ये एक कमर्शियल है, ये कमर्शियल स्पेस है, ये दुकान का स्पेस है, दुकान में ज़्यादा करके जितना भी भाड़ा होता है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, वो 3 गुना ज़्यादा होता है देन हाउस। डोमेस्टिक सप्लाई से दुकान वालों को 3 गुना ज़्यादा देना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली, बट दैट इज़ नॉट द कंटेंट। द कंटेंट हियर इज़ कि भाई साहब ये यूनिट जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, ये कहाँ से आ रहा है, दिस इज बेसिकली अ कन्वर्जन ऑफ किलोवाट आवर। ठीक है, अभी किलो, अभी हम इसको समझते हैं, किलो मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, किलो मतलब हो जाएगा 1000 1000 किलो मतलब होता है 1000। वॉट, वॉट मतलब कितना होता है भाई साहब, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है ना भाई साहब। 1 वॉट का मतलब कितना हो गया, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अभी यहाँ पे है आवर्स, आवर्स क्या कर रहा है तू तब से, शांति से बैठना भाई साहब। ठीक है, ये चूहों की तरह कुतर 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 क्या किया जा रहा है। हर आवर को हम भाई साहब अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, कितना, बट 5/18 किलोमीटर पर आवर नहीं है ये, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो भाई साहब आवर को कन्वर्ट करो 3600 सेकंड्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब ये सेकंड और ये सेकंड कट गया, कितना आ गया बोलो आपका, 3600 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इतना क्या आ गया, जूल्स, दैट विल बी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो अगर आपका बिजली का जो यूनिट कंजम्पशन है वो आया है 1 किलोवाट, मतलब 1 यूनिट, समझ लो 1 यूनिट का कितना आपने एनर्जी यूज किया है, इतना आपने एनर्जी यूज किया है किसी भी अप्लायंस को चलाकर। इसको हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, दैट इज बेसिकली हम इसको 1 किलोवाट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, दैट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा ही नहीं है, क्या पड़ी है भाई साहब, रहने को छत है भाई साहब, खाने को टेबल में खाना आ ही जाता है, वाई शुड बी बॉदर्ड अबाउट दिस। यस, दैट इज़ करेक्ट, और इसमें आपका हाथ नहीं है, इसमें हम पेरेंट्स का ही हाथ है। वी बेसिकली मैंने कितने पेरेंट्स को यहाँ पे आते हुए सुना है, बोला कि इसको ना जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल भी। अरे आपने एहसास दिलाया कहाँ, आपने इतना जीवन में लग्जरी क्रिएट करके रखा है कि उसको अपने घर का बिजली का बिल भी नहीं मालूम है। आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ
बिकॉज ये साइंस का एक पार्ट है, वरना आपका क्या लेना देना है इससे, सब कुछ तो चल ही रहा है ना भाई साहब। मैं बोलता हूँ ना, अगर बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है ना, तो एक पेरेंट को क्या करना चाहिए, जितना भी इनकम हुआ है ना 1 महीने के लिए, ले भाई साहब ये पैसा है, इन पैसों से हम घर चलाते हैं, अब तू चला, अब तू चला। क्या करेगा वो, आईफोन खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, 5 दिन बाद भाई साहब खाने को कुछ रहेगा नहीं, मरो, वो ऐसे ही सीख जाएगा, वो ऐसे ही जिम्मेदार बन जाएगा। दिस इज हमने अक्सर पेरेंट्स को ये बोलते सुना है, भाई साहब अभी इनके खेलने कूदने के दिन हैं, अभी क्या इनका खर्चा वर्चा नहीं, भाई साहब अभी सिखाओ इनको, अभी अगर आप इनको सिखाओगे तो ही सीखेंगे ये। मैं बोलता हूँ ना, हर एक 12-13 साल अगर आपका हो गया है ना, तब से कम साल में ना 4 महीने आप घर का खर्चा चलाइए, आपको पैसे दे दिए जाएंगे, आप भाई साहब घर का राशन पानी सब मेंटेन कीजिए, आप अपने आप जिम्मेदार हो जाएंगे, आप अपने आप जिम्मेदार हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा किधर जा रहा है, जब पूरा बिल देखेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा, वरना नहीं मालूम है। आओ भाई साहब जाएंगे, अभी गरम गरम खाना मिलेगा भाई साहब, उसके बाद पबजी यूजी मुझे पता नहीं क्या क्या, इंस्टाग्राम, उसके बाद तान के सो जाएंगे भाई साहब, फिर उठेंगे, ओ स्कूल जाना है, और रेनी डे हो गया, चलो फिर से सो जाते हैं। यही लाइफ भाई साहब एकदम, ठीक है। जिम्मेदारी ऐसे नहीं आती है भाई साहब, जिम्मेदारी आती है आपके इन प्रोसेसों से। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं ना कि मेरा बच्चा जिम्मेदार नहीं है, उसमें उनका हाथ है, और ये मैं पेरेंट होकर बोल रहा हूँ, उसमें उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे नीड टू शेयर एज वेल, ठीक है। आपको भाई साहब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बिजली के बिल के अमाउंट को आप देखते हो, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये, इट इज़ बेसिकली 1 यूनिट, हर यूनिट का एक चार्ज होता है, तो आप देखोगे वहाँ पर रेट लिखा रहेगा, पर यूनिट कितना चार्ज हुआ है आपको, ठीक है। देयर इज अ पर यूनिट चार्ज दैट इज देयर फॉर द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन दैट यू डू, एंड दैट डिपेंड्स वेदर इट इज अ डोमेस्टिक यूज और वेदर इट इज अ कमर्शियल यूज। अगर डोमेस्टिक यूज है तो कम रहता है, कमर्शियल यूज में 2 या 3 गुना ज़्यादा रहता है जनरली, ठीक है। और इस पे आपका भाई साहब बिलिंग होता है, तो पर यूनिट का कुछ चार्ज लगता है, हर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है ये अमाउंट, ठीक है। तो सिर्फ बिजली का बिल ज़्यादा आया है यही नहीं समझना है आपको, बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आया है ये समझना है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की है। आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एक नॉर्मल डे में ऑपरेट होते हैं, गीज़र हो गया, ठीक है भाई साहब, एसी हो गया, फैंस हो गए, सबका भाई साहब आपको पावर मालूम रहेगा। आप उसको भाई साहब मल्टीप्लाई कीजिए, कितने घंटे चल रहा है भाई साहब, ये ट्यूबलाइट कितने घंटे चल रहा है, तो कितना एनर्जी इसमें हो जाए। ये एसी का भाई साहब इतना पावर है, कितना एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रहा है। ये आपका भाई साहब फैन का इतना एनर्जी, आप भाई साहब कैलकुलेट कर लीजिए, उससे कैलकुलेट कर लीजिए। अभी आप देखिए इतना बिल आ रहा है, इतना यूनिट्स हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे कट डाउन कर सकता हूँ, वेयर कैन बी बेसिकली कट डाउन, ठीक है। उस पर कट डाउन से आप फाइनल बिल को कट डाउन, मतलब सब बिल ज़्यादा आ गया सब कुछ बंद करके बैठ जाओ अंधेरे में, ये सोल्यूशन नहीं है, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। यू विल हैव टू साइंटिफिकली सी कि भाई साहब हर एक इलेक्ट्रिकल गैजेट जो मेरे घर में 24 घंटों में ऑपरेट हो रहा है, किसको मैं कब देखूं, अगर कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, कितने 1 घंटा अगर मेरा भाई साहब एसी चला तो कितना कंजम्पशन होगा, 1 घंटा भाई साहब अगर मेरा गीजर चला तो कितना कंजम्पशन होगा। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी बेसिकली कैलकुलेटेड एंड देन यू कम डाउन ऑन कटिंग इट डाउन, ठीक है। तो पावर इज बेसिकली व्हाट वर्क डाउन, लेट 1000 जूल्स, तो आपका पावर कितना हो गया भाई साहब 1000 जूल्स। क्यों? क्योंकि किलो वॉट बोल रहे हैं, किलो मतलब होता है भाई साहब 1000, किलो जब भी लग जाता है, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो वैसे 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, ठीक है। सो ये हो गया आपका 1000 जूल्स पर सेकेंड। 1000 वॉट ना, 1000 1 वॉट का कितना होता है 1 जूल पर सेकेंड, तो 1000 वॉट का कितना हो जाएगा 1000 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। अभी सेकेंड को भाई साहब आप सेकेंड से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब हो गया 1000 वॉट, ठीक है। तो पावर आपका कितना हो गया भाई साहब 1 किलो वॉट, ठीक है। So 1 kilowatt of power is equal to 1000 joules of power performed in 1 second is called 1 kilowatt of power। तो अगर कोई आपका समझ लो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है भाई साहब 1 किलोवाट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, वर्क डन इज द सेम एज एनर्जी, तो एनर्जी यूज्ड अपॉन टाइम, ठीक है। पावर विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। वर्क डन होता क्या है, एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। सो एनर्जी तो इज कितना हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम,
पावर इंटू टाइम, पावर आपने 1 किलोवाट आवर लिया हुआ है, 1 किलोवाट आवर भाई साहब क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट। एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कितनी होगी 1 किलोवाट आवर, इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच विल बी इन आवर्स, ठीक है। एनर्जी यूज होती है आपकी 1 यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट जो आपके इलेक्ट्रिक बिल्स में आता है इसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर में होता है। एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी आई 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। अगर आपने आपके घर में आपका एक महीने में समझ लो 15 यूनिट्स यूज हुए हैं, 15 यूनिट्स यूज हुए तो कितना जूल्स ऑफ एनर्जी खर्चा हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 15 जूल्स हो जाएगा, ठीक है। एक यूनिट का भाई साहब ये वैल्यू है कितना 3.6 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पे है बहुत बढ़िया, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होता है तो 15 यूनिट्स का कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 15। इस तरह से भाई साहब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर डिटरमिन करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा भाई साहब वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा आपका 1 किलोवाट आवर विल बी 6 इंटू 10⁻⁵ या 3.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 36 इंटू 10⁻⁵। वॉट पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं भाई साहब जूल्स, ठीक है, वॉट सेकेंड ना, ठीक है। दिस इज वॉट सेकेंड, 1 जूल इज इक्वल टू वॉट सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। क्लियर, कल भी छुट्टी है। वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है, ओके। हायर यूनिट होता है भाई साहब आपका हॉर्स पावर, ठीक है। आपके जितने भी बड़े बड़े इंजिन्स होते हैं दे बेसिकली आर कैलिब्रेटेड, क्यों भाई साहब, दे आर बेसिकली कैलिब्रेटेड इनटू हॉर्स पावर्स, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है। आप जो बड़े बड़े इंजिन्स होते हैं ना, गाड़ियों के इंजिन्स देखो होते हैं एचपी में होते हैं, ठीक है। गाड़ियों के इंजिन्स का कॉन्फ़िगरेशन एचपी, अगर आपने किसी ने बोला कि भाई साहब 50 हॉर्स पावर का इंजन है तो बेसिकली हाउ मच विल बी द पावर जनरेटेड 50 इंटू 746। 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है। 746 वॉट्स, वॉट्स मतलब जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? एक यूनिट की एनर्जी कितनी भाई साहब, ओए काव्या कितना होगा एक यूनिट का एनर्जी, तानिया नहीं 1 यूनिट है, सूरज कितना होगा, वेदांत देखो देखो देख रहे हो भाई साहब, हाँ तिवारी जी पांडे क्या यूनिट जूल्स, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो आपका एक किसी घर में 250 यूनिट्स कंज्यूम हुआ है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 250 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। इतना भाई साहब एनर्जी उस घर में कंज्यूम हुआ है। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे भाई साहब 1 किलोवाट 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 3.6 तो ये हो गया आपका दिस इज 9 इंटू 10⁸, ठीक है। तो आपका 250 इंटू 3.6 आपको कितना दे देगा 9 इंटू 10⁸। दस द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड in 250 units is 9 into 10⁸। क्लियर क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, हीट एनर्जी क्या होता है भाई साहब पावर इनटू टाइम। कोई भी एनर्जी क्या होगा पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो भाई साहब हीट एनर्जी क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम, ठीक है। अ बल्ब ऑफ 40 वॉट इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर्स ईच डे। इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं।
आपका इलेक्ट्रिक बिल अगर बहुत ज़्यादा आता है तब आप हर एक गैजेट को देखेंगे, हर दिन कितना यूज़ होता है, महीने में कितना यूज़ होता है और उस एक गैजेट के लिए मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना यूनिट्स ऑफ पावर आ रहा है और उसके वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, दैट इज द अमाउंट कन्वर्जन। ठीक है, अ बल्ब ऑफ 40 वॉट इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर्स ईच डे। 40 वॉट मतलब कितना हो गया, ये हो गया इसका क्या, पावर। 40 वॉट्स इज बेसिकली इट्स पावर। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम आपका दिया हुआ है 12.5। 40 वॉट मतलब क्या होता है, 40 जूल्स पर सेकेंड होता है, मतलब ये जो आवर्स है इसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर 30 डेज। ठीक है, टाइम कितना हो गया 12.5 आवर्स इंटू 30 डेज, ये टोटल आवर्स हो जाएगा। अभी आवर्स को क्या करेंगे आप, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम मतलब 40 जूल्स पर सेकेंड इंटू 12.5 इंटू 30 इंटू 3600। ये सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका जूल्स में आंसर। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल बेसिकली अराइव एट द आंसर इन जूल्स। ठीक है, सो 12.5 आवर्स एनर्जी कंज्यूम, फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, H इज इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, पावर इन वॉट अपॉन टाइम इन आवर्स, या तो आप टाइम को आवर्स में ले लीजिए। अगर टाइम को आपने आवर्स में लिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था 12.5 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 30 डेज है, ये आवर्स में ले लिया आपने, इसको भाई साहब जूल्स पर सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500 वॉट आवर्स, 500 किलो वॉट आवर्स, दैट इज 0. तो ये आपका हो गया 500, देखो 40 इंटू 12.5, ये कितना हो गया आपका 500 वॉट आवर्स। ठीक है, इसको आप किलो वॉट आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 अपॉन 1000, दैट इज किलो वॉट आवर्स। और ये हो गया भाई साहब यूनिट, देखो 1 किलो वॉट आवर का कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट। ठीक है, तो 0.5 किलो वॉट आवर का कितना यूनिट हो जाएगा, 0.5 यूनिट्स। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो पहले आप वॉट आवर में आंसर लाइए, वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कीजिए बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। The kilowatt hour that you get will be the same units of electricity. तो 0.5 किलोवाट आवर आया है तो 0.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। ठीक है, कह रहे एन इलेक्ट्रिकल आयरन इज रेटेड एट 7, अच्छा यहाँ पे डेली यूज लिखा था ना, तो आपका भाई साहब 0.5 किलोवाट आवर एक दिन का यूज हो गया, तो 30 दिन का यूज कितना हो जाएगा भाई साहब इंटू 30, तो आपका भाई साहब 15 किलोवाट आवर्स हो गया। तो इसका मतलब कितना यूनिट्स यूज हो रहा है, 15 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के उस बल्ब से यूज हो रहे हैं। दस द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब फॉर 30 डेज इज 15 किलोवाट आवर्स। अगर आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 15 यूनिट्स भी बोल सकते हैं हम इसको। अगर आप जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 15 किलो है, किलो मतलब 10⁻³ वॉट मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इंटू भाई साहब कितना करेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये भाई साहब कर देंगे। या तो आप सीधा इसको 1 किलोवाट आवर को जब आप जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, तो 15 किलोवाट आवर को जब आप जूल्स में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 15 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, दैट विल बी द अमाउंट। ठीक है, यू कैन बी आस्क्ड टू find out the value in joules. Here you have been asked to find out the electrical energy consumed. You can close your answer here at 15 kilowatt hours or 1 unit of electricity. ठीक है, an electric iron is rated at 750 watts 230 volts. Calculate the electrical energy consumed by the iron in 16 hours. ठीक है, तो आपका भाई साहब कितना रेटिंग है इसका 750 वॉट्स है। अभी आपने देखा भाई साहब यहाँ पे क्या है, पावर क्या होता है, पावर इज वॉट इंटू, पावर इज बेसिकली, या हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, है ना भाई साहब, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है आपको कितना है 750 और वॉट कितना दिया हुआ है आपको 230 वोल्ट्स कि 16 आवर्स, 16 आवर्स हुआ ना भाई साहब। ठीक है, ठीक है, सो दिस विल बी 7, आपने इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, या पूरा मल्टीप्लाई करके भी आप किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया पावर इंटू टाइम 0.75 इंटू 16 या 750 इंटू 16 अपॉन 1000, दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट इज 12 किलोवाट आवर्स। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 230 वोल्ट्स। ये हमारे जनरल सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का इतना ही वोल्टेज रैंकिंग होता है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आयरन इज
16 आवर्स इज 12 किलोवाट। अगर आपको यूनिट्स पूछा जाए तो कितना होगा? 12 यूनिट्स, ठीक है। अगर आपको जूल्स में पूछा जाए तो क्या करेंगे? 12 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, ये हो जाएगा जूल्स, ठीक है। ये जो एनर्जी आई है आपको, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए भाई साहब 12 किलोवाट आवर, इसका भाई साहब कितना यूनिट्स हो जाएगा? दिस विल बी ट्रांसलेटिंग इनटू 12 यूनिट्स। अगर आपको पूछा जाए इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए तो सीधा करेंगे 12 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। क्लियर? दैट विल बी द एनर्जी कन्वर्जन इन जूल्स। ओके, an electric bulb of 60 watt is used 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. एक दिन के लिए कितना एनर्जी भाई साहब ये कंज्यूम कर रहा है? तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा भाई साहब? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, तो दिस विल बी 60 वॉट इनटू 6 आवर्स, दैट इज 360 वॉट आवर्स। अगर इसको डिवाइड करोगे किससे? 1000 से, सो 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.36 किलोवाट आवर्स, ठीक है। तो कितना यूनिट्स हो गया ये? 0.36 यूनिट्स, मतलब कितना जूल्स हो जाएगा? 0.36 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पे 0.36 किलोवाट आवर्स, ठीक है। सो एनर्जी यूज्ड इज 0.36 यूनिट्स। जितना किलोवाट होगा उतना ही यूनिट्स होगा, ठीक है। सो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट्स, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन। चलो भाई साहब अब जरा जिम्मेदारी का दिखाओ कार्यक्रम यहाँ पे फटाक से। An electrical heater is rated at 1500 watt। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसकी रेटिंग कितनी है भाई साहब? 1500 वॉट्स। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन 10 आवर्स? ओए कुंज, क्या होगा इसका आंसर? कितना एनर्जी होगा इसका? सरायू भाई साहब, वी हैव डन एनफ ऑफ एग्जांपल्स टू कवर दिस। कितना एनर्जी यूज होगा इसका? एनर्जी यूज्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 1500 वॉट्स, और कितना आवर्स है? 10 आवर्स, ठीक है। इसका भाई साहब ये हो गया कितना? 1500, मतलब फिगर 15,000 वॉट आवर्स। इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? किलोवाट आवर्स में। सो यू विल डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये आपका क्या दे देगा? किलोवाट आवर्स दे देगा। इसको भाई साहब कैंसिल करोगे तो 15 किलोवाट आवर्स दिस विल बी, और हम इसका यूनिट्स अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। अगर इसको भाई साहब जूल्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। क्लियर है? क्लियर? ओके। So the energy used for 10 hours is 15 kilowatt hours. Find the energy in kilowatt hours consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watts each. 4 डिवाइसेस है, एक का पावर कितना है? 500, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा? 500 इंटू 4, ठीक है। तो टोटल पावर कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? 500 वॉट इंटू 4, दैट इज 2000 वॉट्स, ठीक है। 2000 वॉट्स, ओके। अभी आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है भाई साहब? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है भाई साहब? पावर इंटू टाइम। सो दैट विल बी 2000 वॉट्स इंटू 10 आवर्स, सो दैट विल बी हाउ मच? 20,000 वॉट आवर्स, मतलब भाई साहब कितना किलोवाट आवर हो जाएगा? 20,000 वॉट आवर्स अपॉन 1000, ठीक है। सो ये हो गया आपका 20 किलोवाट आवर या 20 यूनिट्स। दिस कैन बी स्टेटेड एज 20 किलोवाट आवर्स और 20 यूनिट्स। क्लियर? So this will be basically 20 kilowatt hour और 20 units भी बोल सकते हैं। A car and a truck are moving with the same velocity of 60 kilometers per hour. Which of them has more kinetic energy? A car and a truck. बोलो भाई साहब जल्दी। अरे भाई साहब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक विल बी हाफ इंटू मास ऑफ ट्रक इंटू वी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, इसका कितना हो जाएगा बोलो? हाफ एम ऑफ कार इंटू वी का स्क्वायर। अ कार एंड अ ट्रक आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। कैलकुलेट करते मत लग जाना, तुम लोग क्या करोगे? पहले 60 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अरे भाई साहब ये सिंपल कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें आपको क्या पूछा गया है? विच हैज गॉट मोर काइनेटिक एनर्जी। इसमें हाफ और हाफ दोनों में बराबर, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर दोनों में बराबर,
मास ऑफ ट्रक और मास ऑफ कार में कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मास ऑफ ट्रक ज्यादा होगा। तो अगर मास ऑफ ट्रक आपका क्या है, ज्यादा है किससे? मास ऑफ कार से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। ठीक है, क्लियर है? सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा भाई साहब उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। दस ट्रक हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। राइट द ऑब्जर्व्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये भाई साहब एक नदी है, इस नदी को आपने रोक लिया डैम से, इसमें क्या था? काइनेटिक एनर्जी। इसको जब आपने डैम से रखा तो इसका क्या इंक्रीज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। अभी डैम जैसे ही आप खोलते हो तो भाई साहब फिर से क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिक टर्माइंस हैं, ये भाई साहब घूमेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या जनरेट कर रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम कन्वर्जन दैट आर हैपनिंग इन तो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन, काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, वो आपके मैग्नेटिक व्हील्स जो है वो घूमने लगेंगे और इससे जनरेट होगा क्या भाई साहब? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। A man weighing 500 Newton carries a load of 100 Newton up to a height of stairs 4 meter high in 5 seconds. What is his power? ठीक है, उसका खुद का वेट भी तो वो कैरी कर रहा है। देखो तो टोटल वेट जो वो कैरी कर रहा है, खुद का वेट 500 प्लस एक और 100 न्यूटन का वेट। सो व्हाट इज द टोटल वेट दैट द मैन इज कैरिंग? टोटल वेट द मैन इज कैरिंग इज 600 न्यूटन। टू व्हाट हाइट इज ही राइजिंग? 4 मीटर। तो आपका वर्क डन भाई साहब कितना हो जाएगा? 600 इंटू 4 न्यूटन मीटर या जूल्स। ठीक है, वॉट इज हिज पावर? पावर होता है भाई साहब क्या? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना हो गया? 600 इंटू 4 न्यूटन मीटर या जूल्स लिख सकते हैं अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा इसमें? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड जूल्स पर सेकेंड मतलब कितना हो जाएगा ये? 120 इंटू 4 12 4 सा 48 480 जूल्स पर सेकेंड। दैट विल बी हाउ मच? 480 कितना हो जाएगा? जूल्स पर सेकेंड इज वॉट। ठीक है, ये आपका 480 वॉट। दिस इज द पावर, दिस इज पावर। 480 वॉट्स का है वो इंसान। ठीक है, दैट इज हिज कैपेसिटी टू डू वर्क। पावर ऑफ द मैन विल बी वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब F इंटू एस इंटू अपॉन टाइम, दैट इज पावर इज इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 5, दैट इज 480 वॉट्स। दैट मैन हैज गॉट अ पावर ऑफ 480 वॉट्स। क्लियर? A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. G की वैल्यू आपने क्या ली हुई है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका यहाँ पे अगेन पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स भाई साहब कितना है? 50 और इसका खुद का 10 mg हो गया ना भाई साहब। फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? खुद का वेट दैट इज 50 और इंटू 10 mg। ठीक है, इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही हैज ट्रैवल्ड। डिस्टेंस देखो यहाँ पे डिस्टेंस, एक स्टेयरकेस का उसने कितने स्टेयरकेस चालू ऊपर किए? 45 और एक स्टेयरकेस का हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितना हो गया? 45 इंटू 15। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपॉन आ जाएगा भाई साहब ये 100। तो इसको भाई साहब ऐसे मीटर लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम भाई साहब 45 इंटू 15 बाई 100 मीटर। तो 100 आपका नीचे आ गया। ओके, अभी हम टाइम लेते हैं। टाइम कितना है भाई साहब? व्हाट इज द टाइम इट टेक्स 9 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब 2 0 कैंसिल। ठीक है, ज़्यादा करके देखो मल्टीप्लाई मत करो। फिजिक्स में ना जब आप सवाल करोगे ना, फाइनल में आकर कैलकुलेशन करना, अगर आप बिट्स एंड पीसेस में कैलकुलेशन कर रहे हो, ये ह्यूमन एरर की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। जितनी बार आप कैलकुलेट करोगे उतनी बार आप चांसेस को इंक्रीज कर रहे हैं कि आपका मिस्टेक हो। ठीक है, सो माई सजेशन इज कि आप एक बार आके फाइनल कैलकुलेशन कीजिए। पहले मोहरों को सजा लीजिए, फिर कट्टम कुट्टम करके भाई साहब निपटा दीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 5 ज़ा 45। तुमने अगर 675 लिया होता तो ये मौका तुमको नहीं मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया? 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 15 कितना आ रहा है? 25 इंटू 15 करना पड़ा है ना। 25 इंटू, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो 25 इंटू 15 कितना आ रहा है? 375 शायद, नहीं 375। ओके, सो पावर विल बी हाउ मच? 375 वॉट्स। क्लियर है? ठीक है, तो 675 ये यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई साहब उसमें एक बार में ही निपटाना। वर्क डन अपॉन टाइम, सो दिस विल बी हाउ मच? 3। देखो कितना सारा कैलकुलेशन हो रहा है। पहुँच हम वहीं पे रहें। यहाँ पे तुमने एक बार कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे भी एक बार कैलकुलेट किया। जितनी बार आप कैलकुलेशंस को बढ़ाएंगे उतना ही आपके एरर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाएंगे।
तो मेरे हिसाब से फिजिक्स में एक बार में ही फाइनल कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। सारे मोहरों को सजा लीजिए, गिवन विवन जो लिखना है लिख दीजिए और लास्ट में कैलकुलेशन कीजिए, बार बार कैलकुलेशंस मत करते रहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कैसे बताया 15 इंटू 45, इसको मैं लेकर ही चल रहा था। 15 इंटू 45 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है भाई साहब, 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर आओ, देखो यहाँ पे 50 है इंटू 10 है, ठीक है, इंटू 15 इंटू 45 अपॉन 45 और ये भाई साहब 100 नीचे आ गया, ये 100 नीचे आ गया और यहाँ पे टाइम कितना है 9। इसको तुम कर लो एक बार में, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर 375, ना कि इसके कि यहाँ पे 675 कैलकुलेट किया फिर भाई साहब इसको। खैर ओके, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू स्टोर इन अ वाटर टैंक एट अ हाइट ऑफ 19 मीटर इन 25 सेकेंड्स। कितना भाई साहब जा रहा है 100 kg, तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है भाई साहब 100 इंटू भाई साहब आपका 10, ठीक है, 100 इंटू 10 ये हो गया आपका न्यूटन्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटू डिस्प्लेसमेंट भाई साहब कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज 19 अपॉन टाइम कितना है भाई साहब आपका 25 4, ठीक है, 19 4 सा कितना हो गया भाई साहब 76 70 कितने होगा 9 4 36 76 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 760 वॉट्स। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, पावर की वैल्यू आ गई 760 वॉट्स। किसी के पापा है क्या, 760 वॉट्स हो गया ये, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो मास पावर ऑफ द पंप इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम mgh, तो ये आपका कैंसिल हो गया, दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 760 वॉट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, ठीक है, क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर का रोप है भाई साहब, ठीक है। We name one of the girl as A and another girl as B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. So what is the power expended by each girl? ठीक है, तो two girls each of weight, दोनों का भाई साहब वेट कितना है 400 न्यूटन है। One girl is A and one girl is B. इसका भाई साहब कितना है 400 न्यूटन है, इसका भाई साहब कितना है 400 न्यूटन है, वेट हो गया, ठीक है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स, इसको भाई साहब ऊपर जाने में रोप से कितना लगा 20 सेकेंड्स, ठीक है। वाइल गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड्स, ठीक है, टू अकम्प्लिश। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, और हाइट कितना है भाई साहब, हाइट आपको दिया हुआ है कितना है 8 मीटर से, यहाँ पे भी हाइट कितना है भाई साहब 8 मीटर से। बताइए पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन अपॉन टाइम, व्हाट विल बी द पावर, वर्क डन पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना हो जाएगा 400 इंटू 8 अपॉन टाइम टेकन इज 20, तो इसका पावर कितना हो गया भाई साहब इतना वॉट्स, है ना। न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड, न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड दैट इज जूल्स, ठीक है, सॉरी वॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हुआ 20, ये हो गया आपका 160 वॉट्स, ये हो गया आपका पावर ऑफ द वर्क, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, पावर कितना हो जाएगा बोलो, वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये हो गया आपका 400 इंटू 8, टाइम कितना लगा आपका 50 5 8, तो 8 8 जा कितना हो गया 64 वॉट्स, ठीक है। सो विच गर्ल हैज मोर पावर, दिस इज बेसिकली ए एंड दिस इज बेसिकली बी, सो ऑब्वियसली ए हैज मोर पावर देन बी, ठीक है, ए हैज मोर पावर देन बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। सो टाइम टेकन बाय गर्ल ए 20 50, पावर ऑफ ए एंड पावर ऑफ बी, पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, यहाँ पे हो गया 500 इंटू 8 दैट विल बी हाउ मच 40 इंटू 4 दैट इज 160 mg, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, दिस इज 8 8 64, सो दिस इज हाउ मच पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज 160 वॉट्स एंड बाय गर्ल बी इज 64 वॉट्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके जाइए एक मिनट।